हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन का आज 16 वीडियो है। कल की वीडियो में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के व्युत्पन्नों के बारे में बताया था, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसमें से हमने कल 2 ग्रुप्स कंप्लीट किए, अम्ल क्लोराइड समूह और एमाइड समूह। अब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एस्टर ग्रुप, है ना। इसकी स्पेलिंग होती है ESTR, ईस्टर, पर हम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हम इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर समूह के अंतर्गत जितने भी यौगिक आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुगंधित टाइप के होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं जिनमें से काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, खुशबूदार जो पदार्थ होते हैं उनमें एस्टर का यूज़ किया जाता है। अब एस्टर ग्रुप यदि हमको पढ़ना है तो उसको हम फिर वही 3 रूप में पढ़ेंगे: सूत्र, सामान्य नाम, और फिर हम लिखेंगे इसका IUPAC नाम। एस्टर ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का व्युत्पन्न है। मैं थोड़ा सा आपको कल की वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होते हैं उसके 4 व्युत्पन्न हैं। पहला था RCOCl एसिटिल क्लोराइड ग्रुप, दूसरा था RCONH2 मतलब कि एमाइड समूह, तीसरा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्टर ग्रुप RCOOR, और कल हम लास्ट में पढ़ेंगे, या हो सकता है आज ही हम इसको कंप्लीट कर लें, चौथे को RCO का होल ट्वाइस O एनहाइड्राइड समूह। तो ये 4 ग्रुप हमको पढ़ना है जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो एस्टर ग्रुप होता है हम इसको कीटोन और ईथर की तरह 2 रूपों में पढ़ सकते हैं: सामान्य एस्टर, मिश्रित एस्टर, है ना। सामान्य एस्टर कब? जब दोनों एल्किल मूलकों की वैल्यू सेम हो तो सामान्य एस्टर, और अगर दोनों अलग अलग हो तो उसको RCOR' से व्यक्त करते हैं। तो R' का मतलब कि उस एल्किल मूलक का मान इस एल्किल मूलक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सामान्य सूत्र से। RCOOR हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O ऊपर और OR। अब आप इस OR को चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, है ना। ये जो सिंगल बॉन्ड जो है वो नीचे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इनका सामान्य नाम लिखते हैं तो क्या किया जाता है कि एक एल्किल मूलक का नाम तो लिखते हैं एल्किल, और जो दूसरा एल्किल मूलक होता है ना, ये वाला जो R होता है ना, इस दूसरे R का नाम जो होता है वो हम एल्केनोएट के रूप में लिख सकते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर जैसे सामान्य ईथर की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो हम डाई एल्किल एस्टर ऐसे भी लिख सकते हैं सामान्य नाम इसका, डाई एल्किल एस्टर, या एल्किल लिखकर OH लगा दो। एस्टर के नाम के अंत में OH आता है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, यानी ओइक अम्ल के स्थान पर OH शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है समझाती हूँ मैं आपको। पहले हम 4-5 सामान्य वाले एग्जांपल्स देख लें। तो CH3 COO CH3, सामान्य नाम क्या बनना चाहिए इसका? जैसे मान लो 2 मिनट के लिए ऐसा लिखा हो तो डाईमेथिल ईथर, अगर CO हो तो डाईमेथिल कीटोन, और अगर ऐसा हो तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल एस्टर, सामान्य नाम हो जाएगा डाईमेथिल एस्टर। अगर C2H5 COO C2H5, तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एस्टर, है ना। फिर अगर मान लो C3H7 COO C3H7, तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होगा डाई प्रोपिल एस्टर, है ना। तो डायथिल एस्टर, डायमेथिल एस्टर, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, अगर फेनिल वाला रख दे तो C6H5 COO C6H5, तब इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे डाई फेनिल एस्टर, ये इसका सामान्य नाम हुआ। अब ये जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं ये किसके उदाहरण हैं? ये सभी सामान्य एस्टर्स के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। अब अपन कुछ उदाहरण मिश्रित ईथरों के, मिश्रित एस्टर्स के लेते हैं। ईथर गलती से बोल दिया है, तो CH3 COO C2H5, ये बहुत पॉपुलर सूत्र है, ये बहुत काम भी आता है।
है ना। तो देखिए CH3COO C2H5, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एथिल का नाम पहले, मेथिल का नाम बाद में, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एस्टर। वही जैसा अपन कीटोन और उसमें ईथर में करते हैं। फिर मान लो अगर मैंने लिखा C3H7 COO C4H9, अब तो अब क्या करेंगे, इसका नाम है प्रोपिल, इसका नाम है ब्यूटिल, तो पहले क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ब्यूटिल, फिर प्रोपिल, और फिर क्या शब्द आएगा, एस्टर। ब्यूटिल प्रोपिल एस्टर, है ना। एक फेनिल वाला भी बनाते हैं, CH3COO C6H5, तो मेथिल फेनिल एस्टर, है ना, मेथिल पहले आएगा, तो इसका नाम बन जाएगा मेथिल फेनिल एस्टर। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे सामान्य एस्टर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ सेम होते हैं, मिश्रित में थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिखाई देगा इसमें। तो चलिए पहले इसका नाम बनाते हैं। तो दोनों तरफ मैथिल है, तो एक मैथिल का नाम तो एल्किल के रूप में लिखो, जैसे लिखा है ना एल्किल, तो एक CH3 का नाम तो अपन लिखते हैं मैथिल, है ना। और फिर बाद में क्या लिखा है, एल्केनोएट। एल्केन का मतलब टोटल कार्बन नंबर गिन लो, ये तो मैथिल हो गया, इसको छोड़ दो। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, और एथेन के अंत में लगा दो OH, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथेनोएट। दूसरा ये C2H5, ये C2H5, तो किसी एक C2H5 का नाम तो लिख दो आप एथिल, तो ये तो मैंने लिख दिया जैसे एथिल। अब बचा क्या, कितने कार्बन है, 2, 2 और 1 3, 3 को हम कहते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन के अंत में लगा दो OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। तीसरा C3H7 C3H7, अब इस C3H7 को क्या कहोगे, प्रोपिल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। और देखना जरा इधर कितने कार्बन है, 3 और 1 4, तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन से बना ब्यूटेनोएट, प्रोपिल ब्यूटेनोएट। अब ये वाला फेनिल और बेंजेनोएट, इसमें कोई कार्बन की संख्या मिक्स थोड़ी ना करते हैं कि 6 और 1 7 कार्बन और हेप्टेन लिख दिया, ऐसा नहीं, इसको बेंजिल बेंजेनोएट भी बोल सकते हैं। तो C6H5 को या तो फेनिल लिखो या बेंजिल भी लिख सकते हैं, है ना, बेंजिल बेंजेनोएट या फेनिल बेंजेनोएट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो थे अभी तक सामान्य एस्टर, सामान्य जिसमें कि दोनों एल्किल मूलक सेम हैं। अब जो अगले 3 सूत्र आपके सामने हैं वो मिश्रित एस्टर के, इसको ध्यान से समझना। सेम वही जैसा कीटोन में होता है, जैसा ईथर में होता है, कि दोनों में से जो कम कार्बन वाला एल्किल मूलक है वो एस्टर के साथ बोला जाएगा, कम कार्बन वाला एस्टर के साथ बोला जाएगा, ज्यादा कार्बन वाले का नाम एज इट इज लिख देंगे। तो CH3 मतलब मैथिल और C2H5 मतलब एथिल, तो दोनों में से किसके पास ज्यादा कार्बन है, एथिल के पास, तो अपने को एथिल का नाम तो ऐसे कैसे लिखना है, एथिल, है ना। और अब क्या बचा, एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये कितने हो गए, कुल 2, तो एथेन का क्या हो जाएगा, एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, है ना। और एथेनोएट को एसीटेट भी कहते हैं, है ना, इसका एक स्पेशल नाम भी याद रखना, इसको एथिल एसीटेट भी कहते हैं। CH3COO के लिए एसीटेट शब्द का यूज करते हैं। अच्छा मान लो अगर आप में से किसी ने नाम ऐसा बनाया कि CH3 के लिए तो लिख दिया मैथिल, और इसको लिख दिया 2 और 1 3 को प्रोपेनोएट, है ना, मैथिल प्रोपेनोएट, तो ये नाम गलत है, ये नाम सही है। सामान्य नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम एल्किल रेडिकल्स थे, लेकिन जब मिश्रित एस्टर की बात करते हैं तो जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो उसका नाम ऐसा का ऐसी एल्किल के रूप में आता है, कम कार्बन वाला COO के साथ अटैच होकर एल्केनोएट बनाता है। ठीक है, अगला, दोनों में से ज्यादा कार्बन किसके पास है, C4H9 के पास, तो C4H9 का नाम तो है ब्यूटिल, तो ब्यूटिल, और अब 3 और 1 4 कार्बन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट, ब्यूटिल ब्यूटेनोएट। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं CH3COO C6H5, तो C6H5 का नाम तो क्या है, फेनिल, इसका नाम आपको लिखना है फेनिल, या बेंजिल भी लिख सकते हैं, फेनिल भी लिख सकते हैं, फेनिल। और CH3COO को क्या बताया अभी मैंने, एथेनोएट लिखो या एसीटेट लिखो, तो या तो इसका नाम फेनिल एथेनोएट हो जाएगा, एथेनोएट, या
एसीटेट। ठीक है, तो ये एस्टर ग्रुप हम इस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3 सूत्र बताएं। आप 3-3 नाम की और प्रैक्टिस करना, आपकी पूरी लिस्ट कंप्लीट करना, उसके बाद फिर आगे की बात को सीखना। अभी वे ये जो इतना जो मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो को रोक कर इस लिस्ट को आगे बढ़ाइए और फिर उसके बाद इसको प्ले करके देखिए कि अब आगे मैं क्या बता रही हूँ, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं। एस्टर समूह जिसके नाम के अंत में OH शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब एस्टर ग्रुप के ही जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अकार्बनिक या धात्विक लवण होते हैं, वो भी जरा देख ही लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एस्टर ग्रुप से मिलता जुलता है। वो सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए RCOOH, ये क्या होता है? यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में से H को हटाकर कोई भी धातु यदि हम लिख दें तो वो क्या हो जाएगा? ये वसीय धात्विक लवण कहलाते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के वसीय लवण शब्द का हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे RCOONA लिख दिया है ना, तो ये सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहलाएगा। अगर K रख दिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण कहलाएगा। ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, CH3COONA, सोडियम की संयोजकता 1 होती है। एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एक वो धातु लेना जिसकी संयोजकता 1 है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया, इसको एसीटेट भी कहते हैं। CH3COO को एथेनोएट या एसीटेट कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, है ना। इसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। बहुत सारी अभिक्रियाओं में काम में आएगा, इस सूत्र को कंठस्थ कर लीजिए। अगला CH3COOK, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे पोटेशियम और CH3COO को एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। तो ये सोडियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, नीचे वाला पोटेशियम लवण है। अब यदि मान लीजिए कि हम ऐसी धातु का रिप्लेसमेंट करते हैं जिसकी संयोजकता 2 है, जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो पता है क्या करते हैं? CH3COOH का एक अणु और CH3COOH का दूसरा अणु। अगर आपको कैल्शियम इसमें ऐड करना है तो आपको दोनों H हटाने पड़ेंगे क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो पता है इसका नाम क्या होगा? CH3COO का नाम तो एसीटेट है, चाहे वो एक बार हो 10 बार हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस यौगिक का नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। जब अपन चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं इस कैल्शियम एसीटेट की, इस सूत्र को भी बहुत अच्छे से याद रखना। तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अच्छा, अब जरा फॉर्मिक एसिड से मैं बताती हूँ। ये जो चारों है ना, ये पता है किससे बने हैं? ये बने हैं एसिटिक अम्ल से। मतलब एसिटिक अम्ल में से H का रिप्लेसमेंट किया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम धातु से, तो एसिटिक अम्ल से बने धात्विक लवणों को एसीटेट कहा जाता है ना, एस्टर जैसे, क्योंकि इसमें COO ग्रुप है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल का H हटाकर इस तरह से यौगिक कैसे बना सकते हैं। तो जैसे हमने फॉर्मिक अम्ल लिया, एक H हटाया, उसकी जगह पे सोडियम ले लिया, है ना, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम। और जैसे CH3COO को एसीटेट, OH का उच्चारण हो रहा है, ऐसे HCOO को क्या कहेंगे? फॉर्मिक का फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट, है ना। अगर हम यहाँ पे पोटेशियम रख दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा पोटेशियम फॉर्मेट, है ना। और यदि आपको कैल्शियम का रिप्लेसमेंट करना हो तो कैल्शियम के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको कम से कम 2 फॉर्मिक एसिड लेने होंगे। यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, दोनों H को हटा दो और इन दोनों H के स्थान पे Ca ले लो। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट।
प्लीज़ ये सूत्र अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत आसान लगेंगे आपको। ऐसा लगेगा कि अरे सूत्र तो हमको आता है, केवल सिंपल सी रिएक्शन हमको कंप्लीट करनी है ना। तो ये हो गया कैल्शियम एसिटिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण, फॉर्मिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण। अच्छा, एक बेंजोइक अम्ल भी होता है ना, C6H5COOH। इसका नाम हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल। तो यदि बेंजोइक अम्ल के हम लवण बनाएं तो भी आपको आता है C6H5COONA। क्या नाम होना चाहिए इसका? Na का नाम पहले आएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, है ना। अगर C6H5COOK रख दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तब इसका नाम होगा पोटेशियम, और C6H5COO को कहेंगे बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट। और कैल्शियम वाले का सूत्र कैसे बनेगा? है ना, तीसरा वाला C6H5COO का होल ट्वाइस, है ना। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कैल्शियम, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम बेंजोएट, है ना। तो ये देखिए मैंने आपको कितने सूत्र बताए हैं। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का रिप्लेसमेंट किया, एसिटिक अम्ल से 3 सूत्र बने, फॉर्मिक अम्ल से 3 सूत्र बने और बेंजोइक अम्ल से भी 3 सूत्र बने। और ये एस्टर ग्रुप के जैसे माने जाते हैं, क्योंकि एस्टर ग्रुप की पहचान है कि इनके नाम के अंत में ओएट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी तो यही लग रहा है, फॉर्मेट, एसिटेट, बेंजोएट, है ना। तो ये एस्टर ग्रुप के ही समान धात्विक लवण हैं। तो ये ग्रुप अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लेना। अच्छा, एस्टर ग्रुप अगर बनाने को दिए जाते हैं सूत्र, तो हम इसको कैसे बनाते हैं एक बार हम उसको भी अच्छे से देख लें। जैसे मान लीजिए कि एक नाम दिया है 2-ब्यूटेनोएट, मान लो ये नाम दे दिया 2-ब्यूटेनोएट। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 कार्बन, 2 पे OH समूह लगाना है। तो OH का मतलब COO होता है, COO, तो C तो है, यहाँ पे O लिख दो और एक O यहाँ पे लिख दो, है ना, मतलब ऐसे। और फिर से नहीं रखता, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH3, मतलब ये है CH3COO, है ना, O और फिर C2H5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO C2H5, मेथिल एथिल एस्टर या एथिल मेथिल एस्टर ऐसे कह लो। तो बस इस तरह से बनाए जाते हैं। प्रोपेनोएट भी दे सकते हैं, मान लीजिए 2 प्रोपेनोएट, 2 प्रोपेनोएट। तो क्या करेंगे? 3 कार्बन को क्रम से लिखेंगे और दूसरे कार्बन पे COO ग्रुप लगा देंगे। तो ये देखो डायमेथिल एस्टर बन गया, है ना। तो वैसे तो एस्टर ग्रुप के नाम बनाने को बहुत कम आते हैं 11th वाले बच्चों को। 12th वालों को जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी कि एसिटेट वाले सूत्र स्पेशली याद रखना, CH3 COO C2H5। ये मोस्टली इसकी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ाई जाती है। 10th वालों ने भी एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ी है कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनते हैं, एथिल मेथिल एस्टर, या इसको हम कहते हैं एथिल और इतने को कहते हैं एथेनोएट। पर एथेनोएट से ज़्यादा प्रचलन में कौन है? एथेनोएट से ज़्यादा प्रचलन में है एसीटेट। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखना सारे सूत्र। अब आखिरी ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का, है ना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन केवल 2 फॉर्मूलेज हैं उसमें। ऐसे अपने को कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं कि सूत्र, सामान्य नाम, IUPAC नाम। अब अगला जो ग्रुप है आपका वो है एनहाइड्राइड समूह। तो एनहाइड्राइड समूह कैसे बनाते हैं? कल की वीडियो में मैंने आपको 4 समीकरण बताए थे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के 2 अणुओं को निर्जलीकृत कर देते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में या वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में, तो एनहाइड्राइड ग्रुप बनता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कल की समीकरण, RCOOH और एक बार और RCOOH। इसको P2O5 या V2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दो, ये H2O ग्रुप निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? ऊपर RCO, नीचे भी RCO और एक एक्स्ट्रा O, ये है ना, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड समूह। प्लस क्या निकल गया?
H2O। अच्छा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RC ऊपर डबल बॉन्ड, एक बार और RC इधर नीचे डबल बॉन्ड, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यदि मान लीजिए दोनों R के स्थान पे हम CH3 लिखते हैं, है ना, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, CH3 COO CH3CO, ये डबल O का O कॉमन हो गया, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इस सूत्र से कई बार पाला पड़ने वाला है, हाइड्राइड, है ना, इस सूत्र को स्पेशली याद रखना। और अगर इसमें फेनिल ग्रुप रख दें तो C6H5CO C6H5COO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका IUPAC नाम बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो ये दोनों सूत्र सिर्फ, और कुछ नहीं है इस ग्रुप में, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये दोनों सूत्र ही हमको तैयार करना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो 4 व्युत्पन्न थे वो हमारे पूरे हुए। अब क्या बचा है, अब केवल एक लास्ट टॉपिक बचा है बेसिक पोर्शन का, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह केवल 4 हैं, तो अगले 4 क्रियात्मक समूह और बचे हैं। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आज की वीडियो में देती हूँ, कल हम उसका फिर डिटेल पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 13 जो है ना, उस चैप्टर 13 का नाम ही है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना। क्या हेडिंग डालेंगे हम, हमारे पाठ का नाम भी है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको आज की वीडियो में, कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली 4 हैं, जैसे सबसे पहला जो है वो है RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, या फिर हम इसको लिखते हैं, इसको लिखा जाता है RCN, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कहलाता है हमारा साइनाइड ग्रुप, है ना। मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, ऐसे साइनाइड बोलते हैं। और जब इनका IUPAC नाम लिखा जाता है तो इनके IUPAC नाम में एल्केन और फिर नाइट्राइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेथिन नाइट्राइल, एथिन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं अपन। एल्किल CN को साइनाइड, और उधर हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल, है ना, जैसे 2 कार्बन तो एथिन नाइट्राइल, 4 है तो ब्यूटेन नाइट्राइल। दूसरा ग्रुप है RN ट्रिपल बॉन्ड C उल्टा, या हम इसको लिख सकते हैं RNC। अब इस CN का उल्टा NC, और ये इसके बारे में क्या कहानी है, ये आप में से ही मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा तीर का चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं इस बंध को, है ना, RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है हमारा, ये है आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड, CN को साइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड, और जब इसका IUPAC नाम कहा जाता है तो इसको कार्बिल एमिनो कहा जाता है। मेथिल मतलब एल्केन, या यूं कह दो इसको कार्बिल एमिनो एल्केन, जैसे कार्बिल एमिनो मेथेन, कार्बिल एमिनो प्रोपेन, कार्बिल एमिनो ब्यूटेन, इस तरह से इसका नामकरण होता है। अगला RNH2, है ना, RNH2 ये एमीन ग्रुप है, इसको एमीन कहते हैं। और एमीन ग्रुप को जब IUPAC नाम में लिखते हैं तो एमिनो एल्केन या एल्केनामीन, एमिनो एल्केन या एल्केनामीन, मेथेनामीन, एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, इस तरह से, या एमिनो एल्केन, एमिनो ब्यूटेन, इस तरह से बोलते हैं। जो दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा आखिरी ग्रुप है वो है RNO2, जिसको हम कहते हैं नाइट्राइड समूह, नाइट्राइड ग्रुप, एमीन ग्रुप, आइसोसाइनाइड और साइनाइड ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप का IUPAC नाम हो जाता है नाइट्रो एल्केन। देखो ये बात तो अब जान ही गए हो आप लोग कि एल्किल मूलक का IUPAC नाम एल्केन होता है।
तो ये 4 हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह बचे हैं। 12th क्लास के बच्चों के लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है, मतलब इन 4 टॉपिक्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो कोशिश करेंगे कि 2 अगली वीडियो में और बचे 2 अगली वीडियो में, मतलब 2 वीडियोस और बची हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी तक जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देना चाहूँगी, ताकि आप लोग होमवर्क को करें और होमवर्क करने के बाद में आप लगभग उसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है ना। बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। कुछ सूत्र दे रही हूँ मैं आपको बनाने के लिए, कुछ कॉमन भी लगेंगे कि ये तो हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार ट्राई करेंगे। इस बार मैं आपको IUPAC नाम दे रही हूँ। इन IUPAC नाम से हमको संरचना सूत्र को बनाना है। IUPAC नाम से संरचना सूत्र ट्राई करना। चलो, तो एथेनल, अगर स्पेशल नाम हो तो वो भी लिखना। दूसरा मेथिनल, एथेनल, ये मैं IUPAC नाम दे रही हूँ, आपको इसके स्पेशल नाम भी लिखना है। जो प्रचलित नाम है वो जरूर आप लोग लिखना और सूत्र भी लिखना। फिर मेथेनॉल, फिर चौथा एथेनॉल, फिर 5वां फिनॉल, अगला बेंजेनल, एथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अगर स्पेशल नाम निकलेंगे तो वो भी लिख देना, है ना। फिर एथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, उसके बाद में प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। एक बार फिर से सुन लो सारे, एथेनल, मेथेनल, मेथेनॉल, एथेनॉल, फिनॉल, बेंजेनल, एथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन, फिर क्या दिया है मैंने आपको, प्रोपेन 2 ऑन, है ना। नेक्स्ट बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉल, है ना। फिर 11वां मेथिल बेंजीन, फिर अगला एथिल बेंजीन, फिर अगला लिखिए एथेनोइक अम्ल, उसके बाद में अगला मेथेनोइक अम्ल, फिर बेंजेनोइक अम्ल। मैं जानबूझ के आज आपको ऐसे नाम दे रही हूँ जिनके कुछ स्पेशल नाम भी होते हैं। अच्छा, अधिकतम जितने भी सूत्र अभी तक लिखे हैं उनके कुछ स्पेशल नाम हैं, और जिसके नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना। उसके बाद में ये हो गया। अब लिखना है हमको एथेनोइल क्लोराइड, है ना, एथेनोइल क्लोराइड। अगला एथेनामाइड। अच्छा, और ये वही सारे सूत्र जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, यूज़ किए जाते हैं रिएक्शंस में। एथेनामाइड हो गया। उसके बाद में लिखना एथिल एथेनोएट, ये तो आज ही पढ़ाया, एस्टर में मिल जाएगा, है ना, एथिल एथेनोएट। फिर अगला बेंजेनामाइड, और लास्ट देती हूँ मैं आपको
बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको इनकी सभी की संरचना भी बनानी है और जितना पॉसिबल हो सके इनके प्रचलित नाम लिखने हैं। IUPAC नाम तो मैंने आपको दिए हैं। तो ये 20 सूत्र हैं। कोशिश करना पहले कि आप बिना देखे ईमानदारी से कितने हल कर सकते हो, और फिर जो नहीं आएंगे उनको एक बार आपके कॉपी के पेजेस पलटना, अच्छे से याद कर लेना, और फिर उसको बिना देखे बार बार, जैसे बच्चे याद करते हैं एक सूत्र को 5 बार लिखकर, आपको इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है।